अजीज तलबा हो तालबात, ये लीजिए मरे पर 100 दुर्रे। मतलब जिस पर मुसीबत है उस पर और मुसीबत का आ जाना। मगर मैंने जी कड़ा कर लिया। ऐसा भी सोचा मुझे खा तो नहीं जाएगा, होने दो जो इसकी जबान की नोक पर डंक है। मैं बुलबुला तो हूं नहीं जो फूंक मारी तो बैठ जाओगी। चिरचिराती गर्दो आलोद सीढ़ियां तय करके हम मंजिल पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाजा नीम हुआ था, आधा खुला हुआ, नीम आधा। ड्राइंग रूम नुमा कमरे में एक कोने में सोफा सेट था। दूसरी तरफ एक बड़ा सा सफेद और साफ पलंग पड़ा था। खिड़की से लगी हुई एक लदी बंदी बड़ी मेज टेबल के सामने एक बड़ी सी कुर्सी में मैं एक बारीक मकोड़े की शक्लों का इंसान उकड़ू बैठा हुआ था, कीड़े की तरह। आइए आइए, बड़ी खंदा पेशानी से मंटू खड़ा हो गया। मंटू हमेशा कुर्सी पर उकड़ू बैठता था और बहुत मुख्तसर नजर आता था, लेकिन जब खड़ा होता था तो खींचकर इसका कद खासा लंबा निकल आता था। और बाज वक्त तो जब मंटू जो रेंग कर खड़ा हुआ होता था तो बड़ा जहरीला मालूम होता था। इसके जिस्म पर खद्दर का कुर्ता पाजामा और जवाहिर कट सदरी सदरी सदर कहते हैं सीने को, जो वास्कोट वगैरह होती है जो सीने पर पहनी जाती है। अरे मैं समझता था कि आप नहायत ही काली, दुबली, सूखी, मरियल सी होंगी। इसने दांत निकालकर हंसते हुए कहा। और मैं समझती थी आप नहायत ही दबंग किस्म के चिंगाड़ते हुए पंजाबी होंगे। और दूसरे लम्हे हम दोनों पूरी टुनडुही से जुटकर बहस करने लगे कि 2-3 बार बात उलझ गई, लेकिन जरा सा तकल्लुफ बाकी था। तकल्लुफ तकलीफ से, लिहाजा दूसरी मुलाकात के लिए उठा रखी। कई घंटे हमारे जबड़े मशीनों की तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जुमले कतरते रहे। दोनों जय्यद अफसाना निगार थे, इसलिए इनके यहाँ मौज़ूआत की कमी नहीं थी, अल्फाज की कमी नहीं थी, मुहावरात की कमी नहीं थी। बात से बात निकलती थी। मैंने जल्द ही मालूम किया मेरी तरह मंटू भी बात काटने का आदी है। किसी की बात को पूरे ना सुनना और बीच में ही बोल पड़ना। पूरी बात सुनने से पहले ही बोल उठता और जो रहा सहा तकल्लुफ था वो भी गायब हो गया। बातों ने बहस और बहस ने बाकायदा नोक झोंक की सूरत अख्तियार कर ली। और सिर्फ चंद घंटों की जान पहचान के बलबूते पर हमने एक दूसरे को नहायत अदबी किस्म के लफ्ज लफ्जों में अहमक, झक्की और कज बहस तकरार करने वाला कह डाला। घमसान के बीच, लड़ाई के बीच मैंने एक बार किनारे होकर गौर से देखा। मोटे मोटे शीशों के पीछे, यानी उसके चश्मे के पीछे, मोटी कांच का चश्मा लगाते थे मंटू, लपकती हुई बड़ी बड़ी सियाह पुतलियों वाली आंखें, जिन्हें देखकर मुझे बेसाख्ता मोर के पर याद आ गए। मोर के पर और आंखों का क्या जोड़, यह मुझे कभी न मालूम हो सका। जब भी मैंने इन आंखों को देखा मुझे मोर के पर याद आ गए। शायद रऊनत, गुरूर, शेखी और गुस्ताखी के साथ साथ इनमें बेसाख्ता शगुफ्तगी मुझे मोर के परों की याद दिलाती थी। इन आंखों को देखकर मेरा दिल धक से रह गया। इन्हें तो मैंने कहीं देखा है, बहुत करीब से देखा है। कह कहा लगाते, संजीदगी से मुस्कुराते, तंजो के नश्तर बरसाते और फिर निजा के आलम में पथराते। वही नाजुक नाजुक हाथ पैर, सर पर टोकरा भर बाल, पिचके जर्द जर्द गाल और कुछ बेतुके से दांत। न जाने किस बात पर मैंने कहा ये बिल्कुल गलत, और हम बाकायदा लड़ पड़े। आप कज बहसी कर रही है, आप तकरार कर रही है, हिमाकत है ये, धांधली है इस्मत बहन। आप मुझे बहन क्यों कह रहे हैं? मैंने चिढ़ कर कहा। नहीं कहता,
मेरे बारे में मेरे भाइयों के ख्यालात भी कुछ खुशगवार नहीं हैं। ये आपको खांसी है, इसका इलाज क्यों नहीं करते? इलाज? 3 साल हुए, डॉक्टरों ने कहा था साल भर में मर जाओगे। तुम्हें टीबी है। साफ जाहिर है कि मैंने ना मर कर इनकी पेशन गोई को सच्चा साबित ना होने दी। इनसे तो मैस्मरिज्म और जादू करने वाले ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। मैस्मरिज्म एक इल्म जिसके ज़रिए दूसरों के ख्यालात पर काबू पाया जा सकता है, हिप्नाटाइज जैसे। यही आपसे पहले एक बुजुर्ग फरमाया करते थे। कौन बुजुर्ग? मेरे भाई अजीम बेग 9 मन मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं। थोड़ी देर हम अजीम बेग के फन पर बहस करते रहे। आए थे सिर्फ वो मुलाकात करने, लेकिन बातों में रात के 11 बज गए। शाहिद, जो हमारी झड़प में अलग थलग बैठे देख रहे थे, भूख से तंग आ चुके थे। मलाड पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा, लिहाजा खाना खा ही लिया जाए। मंटू ने मुझसे अलमारी से प्लेटें और चमचे निकालने को कहा और खुद होटल से रोटी लेने चला गया। ज़रा इस बरनी से अचार निकाल लीजिए। मंटू ने तेजी से मेज़ पर खाना लगाया और कुर्सी पर उखड़ू बैठ गया। वही मेज़ जो दम भर पहले अदबे कारगुजारियों का मैदान बनी हुई थी, एकदम खाने की मेज़ की खिदमत अंजाम देने लगी। बगैर किसी से पहले आप कहे हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, जैसे बरसों से इसी तरह खाने के आदी हों। मंटू फिल्मिस्तान में करीब करीब मुस्तकिल था, जुड़ा हुआ था। वो बड़ा खुश नज़र आता था। मदेह सराई जो इसकी ज़िंदगी का सहारा थी, इसे मिलनी थी कि इसकी फिल्मों 8 दिन कामयाब न हुई और न जाने क्यों वो फिल्मिस्तान छोड़कर अशोक कुमार के साथ बम्बई टाकीज चला गया। इसे अशोक कुमार बहुत पसंद था। मुखर्जी ने न जाने इसे क्या कह दिया था कि वो एकदम इनके खिलाफ हो गए। मुखर्जी, सुशदर मुखर्जी, जो अशोक कुमार के बहनोई और फिल्मिस्तान के मालिक थे। बम्बई टाकीज में जाकर इसने मुझे भी कंपनी में 1 साल के लिए सेनेरियो डिपार्टमेंट में काम दिलवा दिया और बहुत ही खुश हुआ। अब हम दोनों मिलकर कहानी लिखेंगे, तहलका मच जाएगा। मेरी और आपकी कहानी हीरो, बस फिर देखिएगा। मगर मंटू की कहानी रह गई। मंटू फिर अपने कमरे में बैठा अपनी कहानी की उधेड़ बंद किया करता था। उधेड़ बंद कशमकश तजब्जुब किया करता था। कभी अंजाम को आगाज बनाकर लिखता, कभी आगाज को अंजाम बनाकर, कभी वस्तु से बीच से शुरू करके आगाज पर ख़त्म करता और कभी वस्तु को अंजाम बना देता। बावजूद हजारों ऑपरेशनों के कहानी की कोई सूरत अशोक कुमार को पसंद ना आई। मगर मंटू यही कहता, आप गंगोली को नहीं समझती, मैं समझता हूँ, वह मेरी कहानी में ज़रूर काम करेगा। आपकी कहानी में इसका रोल रोमांटिक नहीं, बाप का है, वो कभी नहीं करेगा। और मंटू से फिर लड़ाई होने लगती। मगर अदबी ज़बान से यहाँ अपनी फिक्र पड़ी थी और वही हुआ कि ज़िद्दी और महल बन गई। मंटू की कहानी रह गई। मंटू को इसकी उम्मीद न थी और इसे बड़ी जिल्लत महसूस हुई। वो सब कुछ झेल सकता था, बेकदरी बेइज्जती नहीं झेल सकता था। उधर मुल्क के हालात बिल्कुल ही अबतर हो गए। तकसीम वतन का मामला सामने आया। इसके बीवी बच्चे इसे पाकिस्तान बुलाने लगे। मंटू ने हमसे भी चलने को कहा। पाकिस्तान में हसीन मुस्तकबिल है, वहाँ हम होंगे, बहुत जल्द तरक्की कर जाएंगे। मेरे जवाब पर मंटू मुझसे वाकई बददिल हो गया। इतनी लड़ाइयाँ और झगड़े मेरे इससे हुए
मगर यूं किसी संजीदा उसूल पर बहस नहीं हुई। और इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मंटू कितना बुज़दिल है। कभी किसी भी कीमत पर वो अपनी जान बचाने को तैयार है। अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए वो भागे हुए लोगों की ज़िंदगी की कमाई पर दांत लगाए बैठा है। जो पाकिस्तान चले गए उनसे कमाना, मुझे इससे नफरत सी हो गई। एक दिन वो बगैर इत्तला किए और मिले पाकिस्तान चला गया। मुझे बड़ी हटक महसूस हुई। फिर जब इसका ख़त आया कि वो बहुत खुश है, बहुत उम्दा मकान मिला है, कुशादा और खूबसूरत कीमती सामान से आरास्ता है, हमें इसने फिर बुलाया था। ज़िद ख़त्म हो गई थी और हमने आरज़ू शुरू कर दी थी, तमन्ना आरज़ू। बुरे वक्त आए थे और चले गए थे। इसके फिर दो खत आए। इसने बुलाया था, एक सिनेमा अलॉट करने वाली की उम्मीद दिलाई थी, करवाने की उम्मीद दिलवाई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। इसकी मोहब्बत का पहले भी यकीन था, मगर अब तो वो और भी मान जाना पड़ा। मैंने इसके खत फाड़ दिए, इसकी इस बात से चिढ़कर कि वो मेरे उसूलों की कद्र क्यों नहीं करता। मैंने इसे जाने से नहीं रोका, फिर वो मुझे अपने रास्ते पर क्यों घसीट रहा है। फिर सुना मंटू बहुत खुश है, मकान छिन गया, मगर दूसरा मकान भी खासा अच्छा है। एक लड़की और पैदा हुई और साल गुजरते हुए एक लड़की और पैदा हुई। मंटू का एक खत आया, कोशिश करके मुझे हिंदुस्तान बुलवा लो। फिर मालूम हुआ मंटू पर मुकदमा चला। मंटू पर मुकदमा इसलिए चला कि उन्होंने एक नावल लिखा जिसका उन्वान था ठंडा गोश्त, जिसमें बगैर किसी लिहाज के समाजी बुराइयों को उन्होंने अपने नावल में पनाह दी थी, अपने नावल में जगह दी थी, जिसकी वजह से शरीफ किस्मों के लोगों ने इन पर मुकदमा कर दिया। मंटू पर मुकदमा चला और जेल हो गई। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, किसी ने एहतजाज भी न किया, बल्कि कुछ ऐसा लोगों का रवैया था कि अच्छा हुआ जेल हो गई, अब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। न कहीं जलसे हुए, न मीटिंगें हुई, न रिजोल्यूशन पास हुए, न करारदाद पास हुई। फिर मालूम हुआ कि दिमाग चल निकला, यानी पागल हो गए। और पागल खाने में यार यार दोस्त तो पहुंचा आए। मगर एक दिन मंटू का खत आया, बिल्कुल होश व हवास में लिखा था कि अब बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मुखर्जी से कहकर बम्बई बुलवा लो तो बहुत अच्छा हो। इसके बाद अरसे तक कोई खबर नहीं मिली, ना ही मेरा खत का जवाब आया। फिर सुना कि वो दोबारा पागल खाने चले गए। अब मंटू की खबरों से डर सा लगता था, पूछने की हिम्मत ना पड़ती थी। खुदा जाने इसका अगला कदम कहाँ पड़ा हो। मगर पागल खाने से आगे जो कदम पड़ता है वो लौट कर नहीं आता। पाकिस्तान से आने वाले लोगों से भी इतनी कड़वी खबरें सुनी कि जी ऊब गया, दिल भर गया, उकताहट महसूस होने लगी, बेतरह पीने लगे थे। अब अपने पराए हर एक से पैसा मांग बैठते हैं। अखबार वाले बिठाकर सामने मजमून लिखवाते हैं, पेशगी पैसा दो, सब खा जाते हैं। मंटू का आखिरी खत आया, जिसमें एक मजमून है अपने ऊपर लिखने को कहा था, और बेसाख्ता मेरी मनहूस जबान से निकल गया कि अब तो मर जाने के बाद ही मजमून लिखूंगी। और आज मंटू के मरने के बाद मैं लिख रही हूँ। मंटू ही नहीं, अरसा हुआ मेरे और मंटू के दरमियान बहुत कुछ मर चुका था। आज सिर्फ एक कसक जिंदा है, एक टेस जिंदा है। ये पता नहीं चलता कि किस बात की कसक है। क्या इस बात की निदामत है कि वो मर चुका है और मैं जिंदा हूँ। ये मेरे सीने पर फिर कर्ज जैसा बोझ क्यों है। मुझे तो मंटू का कोई कर्जा याद नहीं, और उसका कर्जा भी क्या था, यही ना कि इसने मुझे बहन कहा था। मगर बहनें तो खड़ी भाइयों को दम तोड़ता देखती हैं और कुछ नहीं कर पाती। मरने वाले जख्म लगा जाते हैं, जो ना दुखता है न रहता है।
खामोश सुलगता रहता है। अजीज तलबा व तलबात, यहाँ पर मंटू मेरा दोस्त और मेरा दुश्मन, ये खाका ख़त्म हुआ। किताब में दी गई हुई सरगर्मी को अपनी कॉपी में नोट करें और स्कूल खुलने के बाद आपकी सरगर्मी ब्याज चेक की जाएगी और मुसलसल मुतालिया करते रहें। वो तवज्जो से हर सब्जेक्टों पर तवज्जो करें। खुदा हाफिज़।